चलो बहुत बढ़िया। नगेंद्र वाली पुस्तक हमने शुरू कर दी है, बिल्कुल। क्लास भी शुरू हो गई है हमारी। ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ वीडियो को। और जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, जो भी मुझे टेलीग्राम पे सुन रहे हैं, वो भी नगेंद्र वाली पुस्तक रखो सामने। और जहाँ पे मुझे वो पुस्तक जो है ना, मेरी पीडीएफ के रूप में है वो। जहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं पूछूंगा आपसे तो तुरंत मुझे बता रहा है कि यहाँ पे ये है। ठीक है ना? ये अंजू, आप भी ध्यान रखना। ठीक है, खुशी, जो भी है, आप जो भी क्लास में रहो, इससे पता चलेगा कि आप क्लास में जिंदा हो। ठीक है ना? तो मुझे बता रहा क्योंकि इस वाली पीडीएफ में फोटो है, तो फोटो में क्या होता है, छुपा हुआ रहता है लास्ट वाला पार्ट, वो दिखाई नहीं देता। तो तुरंत ही बोल जरूर जाना कि सर यहाँ पे ये है ना। फिर मैं उसको रिवाइज कर दूंगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे। आधुनिक काल, ठीक है ना? तो मैं दूसरा पेज निकाल लेता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। बस, जीरो। और आधुनिक काल में हमने भारत हिंदू युग शुरू किया था। ठीक है, तो भारत हिंदू युग में हम क्या पढ़ रहे थे कि यार भारत हिंदू युग की कौन कौन सी विशेषता है, पहले तो वो पढ़ी हमने। कि राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व मिलता है, भाषा के स्तर पर द्वंद्व मिलता है, ये भी हमने पढ़ा। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि यहाँ पर विविधता वाला काव्य जो को है ना, वो भारत हिंदू युग में दिखाई देता है। क्योंकि पहले रीतिकाल में क्या था, वही कविता लिख दिया तूने, सवैया लिख दिया मैंने। कविता सवैया लिख दिया तूने, तो मैंने भी लिख दिया, खत्म। यहाँ पर देखो आप, राष्ट्रभक्ति से प्रेरक रचनाएं भी हैं, हास्य भाव की कविताएं भी हैं, भक्ति भावना भी भरपूर मिलेगी, अनुवाद की प्रवृत्ति भी मिलेगी, सामाजिक स्थिति का वर्णन भी मिलेगा, सामाजिक, ठीक है ना? और भी बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो हमको भारत हिंदू काल में दिखाई देते हैं। और ये हम इनको पढ़ते भी हैं, और कल भी हमने पढ़ा था। और ये हमारा पहले से ही डिसाइड है कि नगेंद्र वाली पुस्तक को हम शुक्ल जी वाली पुस्तक की तरह एक एक लाइन करके नहीं पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जब हम शुक्ल जी वाले इतिहास को एक एक करके पूरा पढ़ लेंगे, और जब मैं स्वयं आपको आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक के नोट्स अलग से पढ़ा दूंगा ना, तब नगेंद्र अपने पास पढ़ने के लिए बहुत कम मात्रा में बन जाएगी। सिर्फ इतनी सी कि ठीक है, आपका मन बना रहे और भी मतलब प्रवृत्ति आपको जानने में आ जाए, और नगेंद्र जी की भाषा का आपको पता चल जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं नगेंद्र वाली पुस्तक से। पर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो विभिन्नता है वो भारत हिंदू काल के काव्य में पाई जाती है। और हमको हास्य व्यंग्य से शुरू करना था यहाँ पे, कि भारत हिंदू युग में हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं की भी प्रचुर परिमाण में रचनाएं हुई थी। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य करने के लिए, ठीक है ना, याद रखना, विषय और शैली की दृष्टि से अनेक प्रयोग किए गए हैं। इस दिशा में भारत हिंदू का स्वयं का एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना? और कौन कौन सी रचनाएं इसमें हुई है, जिसे कहते हैं पैरोडी, श्यापर गाली के रूप में यहाँ पे जो रचनाएं लिखी गई हैं उसे कहते हैं हास्यात्मक जो रचनाएं थी ना वो। और इसके अलावा देखो, दे रखा है साफ साफ, बंदर सभा के गीतों की रचना इन्होंने इंदर सभा के पैरोडी के रूप में की है। और उर्दू का स्यापा, उर्दू फारसी का स्यापा, ये खुद काव्य रूप की शैलियाँ हैं। इसमें से कुछ रचनाएं तो स्वयं भारत हिंदू की लिखी हुई है। ठीक है, हाय हाय उर्दू, हाय हाय कहाँ सिधारी, हाय हाय। इन्होंने बनारस अखबार के समाचार शीर्षक उर्दू मारी गई पर व्यंग्य किया है। समधिन मधुमास की रचना गाली नामक व्यंग्य गीत की शैली में की गई है। और नए जमाने की मुकरी शीर्षक से भी इन्होंने समकालीन सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को लेकर कुछ मनोहारिणी मुकरियों का भी रचना की है। जैसे नीचे देखो आप, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोए खराब, क्यों सके साजन नहीं शराब। ठीक है ना? तो अंग्रेजी अमीर खुसरो की शैली की स्पष्ट छाप यहाँ पर दिखाई देती है। इस काल के अन्य हास्य व्यंग्यकारों में प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र का नाम भी बहुत उल्लेखनीय है। प्रेमघन सर्वस्व हास्य बिंदु शीर्षक प्रकरण समसामयिक स्थितियों के विनोदपूर्ण वर्णन और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वर्णन और यार, मुझे खुद को देखना पड़ेगा, खुद ही कितना क्या। मेरे को ये बताओ मुझे, तज ठीक है, सर्वस्व का हास्य बिंदु शीर्षक प्रकरण समसामयिक स्थितियों के विरोधपूर्ण वर्णन उत्तेजनिक उद्बोधन की दृष्टि से ध्यान आकर्षित करता है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रपन्नता पूछी गई है रचना बहुत बार। और कौन सी उसके बाद कौन सी है, हर गंगा।
ठीक है। तृप्यंता और उसके बाद है हर गंगा, बूढ़ापा और ककराष्टक शीर्षक कविताएं भी अपनी नई तर्ज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों द्वारा भारतीय रीति नीति को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने पर उन्होंने अत्यंत मार्मिक व्यंग्य किया है ना। क्या किया है? तो जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्रहीन जोई, और मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होई। इस प्रकार से एक व्यंग्य किया है उन्होंने कि मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सफल तब वही प्रकार से व्यंग करके कह रहे एक प्रकार से वहां जाके गोरे वगैरह हो जाते हैं ना उसके ऊपर, है ना। वाणी वस्त्र जो है, वाणी भी बदल जाती है, वस्त्र बदल जाता है। ठीक है ना। और क्या क्या विशेषता मिलती है? एक विशेषता मिलती है हमको रीति निरूपण की। ठीक है ना। ये रहा रीति निरूपण। तो परंपरागत रीति निरूपण पद्धति के प्रति भारतेंदु पूर्व के कवियों की क्रमशः क्षीण होती हुई अभिरुचि का परिणाम ये हुआ कि भारतेंदु युग में केवल लच्छीराम भट्ट और कविराज मुरारीदास और बाल गोविंद मिश्र ने ही इस दिशा में योगदान दिया। बस इतना ही काफी है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। कभी बाई चांस अगर प्रश्न पूछा जाए ना आपसे, यार भारतेंदु काल में भी रीति निरूपण किया था क्या, तो आप कह देना हाँ सर, लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट नाम से एक कवि है, और कविराज मुरारीदास नाम से हुए हैं, और बाल गोविंद मिश्र, इन्होंने अपना योगदान दिया है रीति निरूपण में। इसके अलावा इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है ना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। समस्या पूर्ति, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है ये। ठीक है ना। भारतेंदु युग की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है ये। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी एक पंक्ति जो होता है ना, कोई भी एक मंडली दे देती है, उस पर सब कवियों को क्या ना पंक्तियां लिखनी होती है। ठीक है ना। कि पंख अटका मिला है बालों में, है ना, कृष्ण आए थे कल ख्यालों में। इस प्रकार से कोई पंक्ति दे देती है, इसको बताओ, गजल लिख के लेकर आओ, कविता लिख के आओ। तो समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु युग में ग्रहित रीतिकालीन काव्य शैली में समस्या पूर्ति पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति है, और समस्या पूर्ति एकमात्र भारतेंदु युग की विशेषता है ये। इसके अलावा ये भावी प्रसाद द्विवेदी का जो युग है वहाँ पे बहुत कम हो जाती है, एकदम नगण्य, और बाद में तो समस्या पूर्ति मिलती ही नहीं है। ठीक है। ये समस्या पूर्ति क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अगले पेज पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो ऊपर ये पंक्तियां मैं बताऊंगा वो कौन सी इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो आप, नीचे पंक्तियां दी हुई है कि कानपुर के रसिक समाज में पपीहा जब पूछे पीयू कहा कि प्रताप राय मिश्र द्वारा की गई पूर्ति बड़ी हृदय स्पर्शी बन पड़ी है। तो बस पी से प्रताप और पी से पपीहा पूछे पीयू कहा, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। 100% इम्पोर्टेंट लगा लो, 500% लगा लो, चाहे टेटू करवा लो, पर इम्पोर्टेंट है ये, और आएगी सही। कि पपीहा पूछे जब पीयू कहा प्रताप राय मिश्र की, ये समस्या पूर्ति वाली पंक्तियां इन्होंने लिखी है, इतने मान सकते हैं फिर, है ना। कि बन बेटी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही न हा। बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलते बोले न नाही न हा। तुम ही मनोहारी के जारी परे, सखिया न की कौन चलाई ता। बरसाए प्रताप जो धीरे धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ। यह बयारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछे पीव कहा। तो कोई एक प्रकार से दूरी का वर्णन यहाँ पे हो रहा है, मोटा मोटा ये मान सकते हैं, जो कि इसका अर्थ निकल रहा है। ये बयारी तभी बदलेगी कछु, जब ये हवा बदलेगी एक प्रकार से, तब हम पूछेंगे कि पपिया जब पूछेगा पीयू का। और समस्या पूर्ति के लिए उस समय परंपरागत श्रृंगारिक विषयों का ही अधिक प्रचलन था। ये दूसरी बात हो रही है कि नवीन सामाजिक परिवेश में काव्य के जिन जिन विषयों को स्थान प्राप्त होने लगा था, मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी समस्या पूर्ति इंपोर्टेंट है, वो पूछी ही जाएगी। आप यकीन करो तो अच्छा, नहीं करो तो बहुत अच्छा, क्योंकि सिलेक्शन चुनिंदा लोगों का होता है, मुट्ठी भर लोगों का। फॉर्म भरते हैं थैले भर के लोग, कट्टा भर के लोग जो होता है ना, फॉर्म भरते हैं एक प्रकार से, और सिलेक्शन मुट्ठी भर लोगों का होता है। जो मुट्ठी भर लोग थोड़ा यूनिक तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ते तो सभी हैं, सभी यूट्यूब चैनल से, नोट्स से, अच्छी अच्छी किताबों से, परंतु जो यूनिक तरीके से पढ़ते हैं उन्हीं का ही थोड़ा सा अच्छा खासा नंबर आ पाता है ना। तो समस्या पूरण के लिए उस समय परंपरागत श्रृंगारिक विषयों का अधिक प्रचलन था वगैरह वगैरह, ये काम की नहीं है हमें। नीचे ये पंक्तियां देखो अब, कि चर्चा चली बे को चर्चा चलाइए ना, ये प्रेमखंड की है। ठीक है ना। ये समस्या पड़ती है, चर्चा चली बे को चर्चा चलाइए। तो भैया आपका और हमारा प्रेम हो गया, अब इस प्रेम की चर्चा को किसी को बताना मत, ऐसा है बिल्कुल, है ना। क्योंकि प्रेम भक्ति ये दोनों के दोनों जैसी चीजें हैं जो कि आस्था का विषय है, एक प्रकार से छुपी हुई रहनी चाहिए। प्रेम भक्ति और धन, इन तीनों के बारे में कहा जाता है।
इन दोनों को जितना ज़्यादा छुपा के किया जाए उतना अच्छा रहता है, जग जाहिर नहीं करना चाहिए। तो प्रेमगन कहते हैं कि चर्चा चली बे की चर्चा चलाइए ना, अर्थात इस चर्चा को क्या कीजिएगा, छुपा के रखिएगा। तो ये याद रखनी है आपको। इतने से ही पूछे पंक्तियाँ पूछेगी, है ना? कभी-कभी ये पहले ही पूछ लेता है कि बगियान बसंत बसेरो किए, बस ये तेहि त्याग तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीचे वियोग बुलाइए ना। हर प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, बिथा बारी प्रथा बरसाइए ना। इत चेत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। तो चर्चा चलिबे की चलाइए ना, ये हो जाएगी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की, ठीक है ना? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, इधर से गणानंद क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र जगमोहन। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे पत्रिका से पूछे, चाहे पत्रिकाओं से पूछे, चाहे रचनाओं से पूछे, चाहे उनकी कविताओं से पूछे, बाहर जाएगा ही नहीं। बस आपको लिमिटेड पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना समस्या पूर्ति में आपको। नीचे एक पंक्तियाँ और दी गई है, किसकी है ये? हाँ, ये बहुत बढ़िया। अब देखो ये भारतेंदु की खुद की है, ये भारतेंदु ने समस्या पूर्ति का संग्रह किया है। पिए पियारे तिहारे बिना, अचिया दुखिया नहीं मानती। अब ये लो भाई, जब प्रताप नारायण की पढ़ी थी तब था। पपिया पूछे, है ना, पीयू, है ना, कहा, है ना, पपिया पूछे, ये वाली पंक्तियां पढ़ी थी ना अपन ने, क्या है, ये रहा। पपिया जब पूछे पीयू कहा। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, प से प्रताप, प से पपीहा जब पूछे पीहू कहा, ये हो गया। अब आता है भारतेंदु। यार भारतेंदु में तो, भारतेंदु ने जे भी तो प से लिखा है, अर्थात प से क्या लिखा है, पिए तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। पिए तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती। अब देखो भैया, पपिया और पिए तिहारे निहारे बिना, ये बताओ पपिया में जो है दो प आ रहा है या नहीं आ रहा है? और एक बार बीच में देखो पी पी में भी प आ रहा है। तो जब 3 बार प आ रहा है तो ये आंसर क्या होगा इसका? प से प्रताप नारायण मिश्र। और जब पिए आएगा, पिए तिहारे निहारे बिना, तो प्रिय कवि कौन है हमारे? हमारे हृदय के करीब है भारतेंदु। 1850 में जन्मे थे, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 35 वर्ष की उम्र में साहित्य को इतना बड़ा योगदान दिया है, जो लोग 3500 साल जी के भी नहीं कर पाते हैं शायद। लोग अच्छी खासी जीवन जी जाते हैं, लेकिन साहित्य को उतना बड़ा योगदान नहीं दे पाते। साहित्य को क्या, जीवन को भी नहीं दे पाते हैं वो तो। लेकिन भारतेंदु जी ने इतनी कम उम्र में 4 तो पत्रिका चलाई है, बहुत सारे नाटक लिखे हैं, अनुदित हो चाहे वो मौलिक हो, काव्य रचनाएं लिखी है बहुत सारी, इधर से लेख लिखे हैं, समाज को जागृत करने का काम किया है। वो फ्री में नाटक जो होते हैं ना, नाटक मंडली, उसका निर्माण किया है। तो बहुत सारा योगदान इन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है। ये पंक्तियाँ याद रखना, पिए तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, ये आपको याद होनी ही चाहिए। ये 3 समस्या पूर्ति मैंने आपको बता दी है, ये तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो भी आपका पेपर होगा उसमें मिल जाएगी आपको ये क्वेश्चन की गारंटी, ठीक है ना? इसके अलावा आगे 1-2 समस्या पूर्ति वही और आएगी, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? काव्य अनुवाद, अर्थात कि इस वाली जो भारतेंदु युगल है, इसमें कुछ मामलों में काव्य के अनुवाद की प्रवृत्ति भी मिलती है। जैसे कि आप स्वयं, आपको खुद को पता है कि भारतेंदु ने भी, है ना, काव्य जो है ना, काव्य को भी अनुवाद किया है और नाटकों का भी अनुवाद किया है। जैसे नारद भक्ति सूत्र, वो शांडिल्य के भक्ति सूत्र को तर्दीय सर्वस्व में, और भक्ति सूत्र वैजयंती को अनुवाद किया है। किंतु इसमें भाषा लालित्य के स्थान पर प्रतिपाद्य की प्रेषणीयता पर अधिक ध्यान दिया गया है, ठीक है ना? बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है वैसे ये टॉपिक, बस भारतेंदु की एक विशेषता है ये। ये याद रखना कि भारतेंदु युग की और भारतेंदु काल की एक विशेषता है काव्य अनुवाद भी, कि काव्य का भी अनुवाद किया गया है। वो बात अलग है कि काव्य के साथ-साथ इन्होंने गद्य का भी अनुवाद किया है, ठीक है ना? परंतु ये विशेषता आपको याद होनी ही चाहिए। हो गई? इसके अलावा इनको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अगला टॉपिक देखो आप, कला पक्ष। कला पक्ष किसी भी काव्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो काला किसी भी कवि का हो या किसी भी कालखंड का हो, ठीक है ना? ये किसी भी रचना का ही। भारतेंदु युग का कला पक्ष क्या कहता है कि सामान्य धारणा यह है कि इस काल के कवियों ने काव्य शिल्प की तुलना में काव्य वर्ण्य पर अधिक ध्यान दिया है, जबकि सत्य यह है कि उनके काव्य शिल्प पर बदलते हुए परिवेश का भी अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ा था। फलस्वरूप इस युग की रचनाओं के में काव्य रूप, भाषिक चेतना, अलंकरण प्रवृत्ति और छंद विधान की दृष्टि से
प्रयोग धर्मिता को स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। भाई करना ही पड़ेगा ना यार। इससे पहले ब्रज भाषा इस्तेमाल होती थी, यहाँ खड़ी बोली हो गई, तो भाषा के स्तर पे अंतर आया। पहले सिर्फ कवित्व और सवय या छंदों का इस्तेमाल होता था, अब बहुत सारे छंद आ गए, जैसे छपैये हो गया एक प्रकार से, इधर से तांटक हो गया, लावणी हो गया, है ना। तो छंद के स्तर पे भी चेंजेस आ गया, है ना। भाषा के स्तर पे आ गया, इस पे शैली में अंतर आ गया यार। पहले तो सिर्फ 4-4 प्रकार के मुक्तक लिखे जाते थे, अब यहाँ पे नाटक लिखे जा रहे हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं भारत हिंदू युग में। कविताओं में, कविताओं की जो पृष्ठभूमि है उसमें परिवर्तन आ गया। पहले नायिकाओं से आगे नहीं बढ़ पाते थे, अब सिर्फ समाज ही समाज केंद्र में हो गया, नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य रूप की अगर हम बात करें, तो काव्य रूप की दृष्टि से भारत हिंदू युगीन कवियों में प्रधानतः मुक्तक काव्य की रचना है, ठीक है। ठीक है, काव्य की दृष्टि से, है ना। जैसे कोई मुक्तक काव्य क्या होता है कि पहली रचना एक कविता के अंदर, मान लो एक पुस्तक के अंदर 50 रचनाएं हैं, लेकिन पहली रचना का दूसरी रचना से कोई संबंध नहीं है, दूसरी का तीसरी संबंध नहीं है। जैसे मैंने अगर 50 कविताएं लिख के पुस्तक निकाल दी ना, तो वो मुक्तक रचनाएं कहलाएगी एक प्रकार से। लेकिन प्रबंध क्या होती है, जिसमें पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर से संबंध होता है, दूसरे का तीसरे से संबंध होता है। फिर चाहे वो खंड काव्य है, चाहे वो महाकाव्य है। तो काव्य रूप के लिए भारत हिंदू युग के कवियों ने काव्य के लिए मुक्तक रूप को ज्यादा अपनाया है, ठीक है ना। तो नीचे नाम भी दिया हुआ है, जैसे प्रेमघन करत, जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, अंबिका दास, दास करत, कंस वधु। ये प्रेमघन की रचना इंपॉर्टेंट है, याद है, जीर्ण जनपद और मयंक महिमा, ठीक है। इसके अलावा तो ठीक है, बाकी तो अभी जब इनकी रचनाएं हम अलग से पढ़ेंगे और विस्तार से और भी चर्चा करेंगे अपन, मैं बता दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे चलते हैं और बढ़िया। भारत हिंदू युग के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। अब खड़ी बोली में काव्य रचना क्यों की है बताओ। जब मैं तो कह रहा था कि काव्य के लिए तो इन्होंने तो ब्रजभाषा को चूज किया है और गद्य के लिए चूज किया है खड़ी बोली को, तो फिर खड़ी बोली में काव्य कहाँ से आ गया। खड़ी बोली में काव्य इसलिए लिखा है इन्होंने ताकि ये लोगों को ये सिद्ध कर सके कि भाई काव्य का मजा तो ब्रजभाषा में ही आता है। ये देखो अब खड़ी बोली में तो कुछ आनंद ही नहीं आ रहा, इसलिए भारतेंदु ने लिखी फूलों का गुच्छा। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि भारतेंदु की कविता के संबंध में कौन सा कथन गलत है, और ऑप्शन में दिया जाता है कि फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप नाम से जो कविता है वो ब्रजभाषा में है क्या। अरे नहीं, ये तो इन्होंने जानबूझ के खड़ी बोली में लिखी थी। खड़ी बोली में कविता कितनी हीन होती है, इस प्रकार की दृष्टि को दिखाने के लिए। प्रेम धरण की हो जाएगी मयंक महिमा, और प्रताप नाथ मिश्र की खड़ी बोली कविताएं तो परिमाण में बहुत कम है, परंतु श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी, बाल मुकुंद गुप्त की स्फुट कविता तथा राधा कृष्ण दास की खड़ी बोली के सफल पक्षधर कहे जा सकते हैं। सत्य तो यह है कि द्विवेदी युग में मैत्रीशरण गुप्त प्रभृति कवियों ने खड़ी बोली की जो काव्य उचित गरिमा प्रदान की है, उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण भारत हिंदू युग में ही होने लग गया था। काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर इस युग में एक प्रकार का आंदोलन हो गया था, जिसके निर्माता कौन थे, अयोध्या प्रसाद खत्री ने तो खड़ी बोली का आंदोलन नाम से ब्रजभाषा और अवधि की रचना को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से ही बना कर दिया था। परंतु 1888 में पिताजी भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हो चुकी होती है तब तक, क्योंकि इन्होंने तो 1888 में खड़ी बोली का आंदोलन शुरू किया था, परंतु पिताजी की मृत्यु तो 1885 में हो चुकी होती है भारतेंदु जी की, ठीक है ना। अगर होती, वो जिंदा होते, 35 वर्ष की उम्र क्या होती है यार, ये बताओ, ठीक है ना। तो बहुत कम होती है। पर वो होता है ना कि इंसान का जितना काम भगवान ने दिया है, अपन सबको यहाँ पे एक प्रकार से ड्यूटी करने के लिए भेजा है, हम ड्यूटी ईमानदार से करें, हमारा जब भी नंबर आएगा रिटायर हो जाएंगे, वही वाली बात है। तो उनका काम हो गया था। तो ये 1888 में अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें ब्रजभाषा और अवधि की रचना को तो साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से मना कर दिया था। तो भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमसे इलियट नाराज नहीं होगा क्या। इलियट बोलोगे जाओ पहले तुम पिताजी की रचना पढ़ के आओ, अर्थात पुरानी रचना पढ़ के आओ। अब पुरानी रचना पढ़ने जाएंगे, पहले पाएंगे रामचरितमानस, ओहो ये तो अवधि में है, अवधि। इधर से बिहारी को पढ़ेंगे, बिहारी तब से ये ब्रज में है। तो एक प्रकार से पुरानी रचनाओं को हम एक प्रकार से छोड़ नहीं सकते हैं, भाषा का सम्मान बहुत आवश्यक है, ठीक है। नीचे चलते हैं अपन, ये देखो नीचे कुछ दिया रखा है कि उदाहरण स्वरूप भारत हिंदू की निम्नलिखित काव्य पंक्तियां दी गई है। श्री राधा माधव युगल चरण, रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इस में का भी देख मजा। कौन पढ़ गया यहाँ पे।
खड़ी बोली की तत्कालीन कविताओं के दो पक्ष थे। यह कविता या तो उर्दू की काव्य शैलियों या शब्द विन्यास की ओर झुकी हुई थी, या इसमें ब्रजभाषा शब्दावली और उसके क्रिया रूपों का कवियों के सहज और अभ्यासवश प्रयोग रहता था। यह उल्लेखनीय है कि अप्रासंगिक न होगा इस युग के कवियों की कुछ प्रवृत्तियों की प्रवृत्ति हिंदी के इतर भाषाओं में स्फुट प्रदर्शना की ओर भी रही है। इसके आगे हम आपको बोर नहीं करेंगे, इस वाले पॉइंट में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पेज देखो, यहाँ दिया हुआ है प्रमुख कवि, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर चीज़ दी हुई है कि प्रातः सम्मेलन कविता जो है बंगला के प्यार छंद का प्रयोग, कुछ सेकेंड, हाँ, प्रयोग किया है। तो ये प्रातः सम्मेलन रचना किसकी है? भारतेंदु की है। पूछा गया है ये भी कि भारतेंदु की प्रातः सम्मेलन रचना में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है। ये था। अब पढ़ते हैं अपन नीचे प्रमुख कवि। किसके प्रमुख कवि? भारतेंदु के वजह कई बार भी आओ आओ निकल जाओ। प्रमुख कवि आलोच्य युग में या तो शताधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के अंतर्गत काव्य रचना की है, किंतु उनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास ही प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त श्रीधर पाठक को, बाल मुकुंद गुप्त को और अरिवोध की कविता का प्रकाशन भी इसी युग में आरंभ हो गया था, किंतु इनके कृतित्व का बहुल अंश परवर्ती युग के सामने आया है। यदि इनकी एकदा रचना इन प्रवृत्तियों में मिल भी जाए, किंतु इनकी कृतित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन द्विवेदी युग में उचित होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो तो एक प्रकार से स्वतंत्रता कवि थे ना, जिसे कहते हैं ना स्वच्छंदतावादी कवि जिसे कहते हैं अपन। क्योंकि उन्होंने तो घोषित तौर पे, बाल मुकुंद गुप्त ने, श्रीधर पाठक ने घोषित तौर पे खड़ी बोली वह कविताएं की है, जबकि जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह एक इनका मंडल बना हुआ था, यार दोस्त थे ये तो, है ना। इन्होंने एक रचना उसके मुँह पे फेंकी, बोला तू भी लिख के दे, मैं भी लिख कर भेजी। ऐसे रचनाएं की थी, मतलब अच्छी खासी मंडली थी, समाज का बड़ा ध्यान रखते थे। पत्रिकाएं सबके घर में थी, सबके सब पत्रिकाओं में छापा छापी करते थे। जबकि उनको हम क्यों नहीं पढ़ते, श्रीधर पाठक को? क्योंकि वो शुद्ध खड़ी बोली में करते थे, और उनकी रचना का जो एक प्रकार से जिसे कहते हैं स्वाद, वो भी अलग प्रकार का था। तो नगेंद्र यही कहना चाहते हैं कि उनको तो हम द्विवेदी युग में ही ध्यान से पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं अपन भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कविवर हरिश्चंद्र 1850 में, 1885 में इनका देहांत और 1850 में जन्म। इसको मैं बड़ा कर दे। इतिहास प्रसिद्ध, अब ऐसा नहीं है यार, देखो कि भगवान श्री राम जो है ऐसे मतलब किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं। अयोध्या के राजा दशरथ राम थे, वो भी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दशरथ पुत्र राम थे, जिन्होंने, वही होता है ना कि आपके पास जो है उस चीज़ को साथ लेकर या फिर उसको उतना महत्व न देकर भी समाज के लिए कार्य करना, वही वाली बात है ना। कि मतलब जन्म होना तो आपके बस में नहीं कहाँ पर जन्म होगा, लेकिन आप किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद इतिहास के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे। सेठ अमीचंद बहुत अच्छे खासे सेठ जी थे। उनके पिता बाबू गुलाब चंद्र गिरधर दास जी थे। इनका हम नाटक पढ़ते हैं नहुस, बहुत बार पूछा गया है नहुस नाटक किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का, भारतेंदु जी के पिताजी का, ठीक है ना, जिसे हिंदी का पहला नाटक भी कहा जाता है। तो गिरधर दास जी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। हरिश्चंद्र ने बाल्यावस्था में भी काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। अल्प आयु में ही कविता प्रतिभा, सर्वतोमुखी रचना क्षमता का ऐसा परिचय दिया कि उस समय के पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। अर्थात उस समय के साहित्यकारों ने उनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। मूल नाम तो हरिश्चंद्र था। अभी अपन उनके मूल नाम भी पढ़ेंगे, इधर से उपनाम भी पढ़ेंगे कि किस किस नाम से वो रचनाएं करते थे। कवि होने के साथ साथ भारतेंदु पत्रकार भी थे। बहुत बढ़िया। कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र चंद्रिका 73, उनके मतलब 1873 के आसपास भी थी। पहले तो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम थे, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम थे। उनके संपादन प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। नाटक, निबंध आदि की रचना द्वारा उन्होंने खड़ी बोली की गद्य शैली के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योग दिया था। उनकी कविताएं विविध विषय विभूषित है। भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर उन्होंने विपुल परिमाण में काव्य रचनाएं की है, जो कहीं सरसता और लालित्य में अद्वितीय है और अन्यत्र स्थूल वर्णनात्मक की परिधि को लांघने में असमर्थ है। उनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 के आसपास मानी जाती है। इसमें प्रेम मालिका,
प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेत, पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो सारी रचनाएं, चाहे निबंध हो, चाहे वो अपने काव्य हो, चाहे वो अपने उपन्यास हो, उपन्यास तो लिखे नहीं लेकिन नाटक वगैरह हो गए, है ना? तो ये सबकी तो मैंने सिर्फ 4 मिनट की शॉर्ट बना के डाली हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं ना। 1 मिनट में तो कुछ और डाला हुआ है काव्य, 1 मिनट में पूरा उपन्यास नाटक, 1 मिनट में निबंध, तो आप पूरा इनको पढ़ सकते हो, ठीक है ना? वहाँ पे भी देख सकते हो, तो तथ्य तो आपके क्लियर हो जाएँगे, ठीक है ना? और अभी मुझे लग रहा है टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छे ज़्यादा संख्या में देख रहे हैं लोग, 12-13। अगर ये 12-13 थोड़ा बहुत अगर कमेंट कर देना, मैं सबके कम पढ़ता हूँ, तो उस थोड़े बहुत कमेंट से मेरा चैनल थोड़ा बहुत चल जाएगा, जो उससे रीच बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत, ऐसा है बिल्कुल। और सबके कमेंट में पर्सनल देखता हूँ, पर्सनल रिप्लाई भी करता हूँ, और सबके सभी मेरे जान-पहचान वाले भी। तो आपका ये सहयोग मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और कमेंट वाले यूट्यूब वाले तो करते ही हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे अनजान लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उनके कमेंट्स आते हैं जो टेलीग्राम पे लाइव नहीं आते बने। ये बात का ध्यान रखिएगा, है ना? क्योंकि अकेले से बनती है एक, अकेले से अकेला चना बाहर नहीं बोल सकता, अकेले से बनी होती है एकता, है ना? एकता कैसे बनती है? एक-एक करके काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो वैसे भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में उनकी सभी छोटी-बड़ी काव्य रचनाएँ एक जिल्द में उपलब्ध है, भारतेंदु ग्रंथावली में। वो अनेक रचनाओं में जहाँ वे प्राचीन काव्य प्रवर्तक की अनुवर्ती रहे हैं, नवीन काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। राजभक्त होते हुए भी वो देशभक्त थे। दास्य भाव की भक्ति के साथ-साथ उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति भी की है। नायक-नायिका के सौंदर्य वर्णन में ही नहीं रमकर उन्होंने नवीन कर्तव्य क्षेत्रों का भी निर्देश किया है, और इतिवृत्तात्मक काव्य शैली के साथ ही उसमें हास्य व्यंग्य का भी पैनापन विद्यमान है। अभिव्यंजना क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसे ही परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियों को अपनाया है, जो उनकी प्रयोगधर्मी मनोवृत्ति का प्रमाण है। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भी उन्होंने हिंदी उर्दू में कविताएं लिखी हैं, और काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को ही उपयुक्त माना है। हालांकि खड़ी बोली में लिखी है दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि यार कुछ रचनाएं तो बार बार ही रिपीट हो रही है, कभी किस रूप में हो रही है, कभी किस पैराग्राफ में हो रही है, तो बस वही पंक्तियाँ और वही कविताएँ इम्पोर्टेंट होती है, और वही रचनाएँ इम्पोर्टेंट होती है, जो बार-बार आँखों के सामने दिखाई देती है। अगर उन सबके जाल में ना फँसकर इंसान उनको भी याद कर ले ना, तो बेड़ा पार हो जाए। काव्य रूपों की विविधता की अनन्य विशेषता है। छंदोबद्ध कविताओं के साथ-साथ उन्होंने गेय पद शैली में भी विदग्धता का परिचय दिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं क्या कि कविता के क्षेत्र में वे नवयुग के अग्रदूत है। ये लो भैया, प्रश्न आ जाएगा कि नवयुग के अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है ना? भारतेंदु को। यहाँ पे फिर लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वरना ताकि कभी एग्जाम में आएगा तो मैं बताऊंगा, ये देखो मैंने लिखवाया था अग्र भारतेंदु को, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे हम नवयुग के, अर्थात युग के अग्रदूत भी हो गया ना एक प्रकार से, ये क्योंकि एक पूरा युग चेंज हो रहा है इनकी वजह से। कहाँ ऋतिकार, अब कहाँ भारतेंदु का ये युग है, ठीक है ना? इस तुम्हारा तो वही वाली बात आती है ना, ऐसा है बिल्कुल। छोड़ो ये वाली, अभी शायरी मुझे याद नहीं आ रही, वो वाली ऐसा है। तो नवयुग के अग्रदूत। अब आप कहोगे यार मैथिली शरणदूत के बारे में भी कुछ सुना हुआ है मैंने तो, है ना? तो क्या सुना हुआ है बताओ मुझे एक बार, क्या बता पाओ कि आधुनिक युग के अग्रदूत या आधुनिक युग के वैतालिक कौन है? तो आधुनिक काल का अगर बात आ जाए या आधुनिक शब्द जुड़ा हो तो आप मैथिली शरणगुप्त लगा देना। और आधुनिक तो एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है ना, लेकिन युग तो एक प्रकार से समुचित, सबको समग्र के साथ समेटा हुआ व्यक्त करता है। तो नवयुग के अग्रदूत, युग के अग्रदूत या युग का वैतालिक अगर आ जाए तो समझ लेना आप लगा दोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपनी ओजस्विता, सरलता, भाव मर्मज्ञता और प्रभु विष्णुता से उनका काव्य इतना प्राणवान है कि उस युग का शायद ही कोई कवि उनसे अप्रभावित रहा हो। उनकी काव्य शैली के निदर्शनार्थ एक पद यहाँ मैं दे देता हूँ कि रहे क्यों एक मान असी दोई। अरे भाई, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी? तलवार रखते ना अपन म्यान में, है ना, कि पड़ी रहने दो म्यान, है ना, मोल करो तलवार का। एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी? एक प्रकाश नहीं होती ना, केले की तरह लंबी लंबी जो बना चित्र तो आता नहीं मुझे। तो जिन नैनन में हरि रस छायो ते ही क्यों भावे कोई, क्योंकि अब तो इन नैनों में हरि का रस छा गया है। अब ये मदिरा पीने के बाद दूसरी मदिरा नहीं पी सकते हैं हम। और जा तन में रमी रहे मोहन, तहाँ ज्ञान क्यों कहावे।
कहाँ ज्ञान क्यों आवे, और चाहे जितनी बातें प्रभु दो, हो को जो पति आवे, पर अमृत खाए अब देखी इनारुन, मूर्ख जो भूले, और हरि चंद ब्रज तो कदली, बन काटो फिर भूले, है ना। इस प्रकार से ये बहुत मोहित कर देने वाली पंक्तियां यहाँ पे हमको मिलती है भारतेंदु जी की। कभी आ जाए तो बाई चांस कि रहे क्यों एक म्यान अस्सी दो, है ना। वैसे ये पंक्तियां मैंने देखी नहीं है, बाकी तो देख लेना, क्योंकि भारतेंदु की पंक्तियां एक बार वो पूछी गई है। तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, इस प्रकार से, जबकि अलंकार में ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि भारतेंदु अपने आप में बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। तो अगर भारतेंदु ऑप्शन में है तो ज़्यादातर चांस यही है कि भारतेंदु की ही पंक्तियाँ पूछी जाएंगी। अगला देखो आप, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। ये कितना टाइम हुआ, 7:37 हो गए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ को पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं। अब देखो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि भाई इनका जन्म 1855 में, याद रखोगे आप, खत्म बात, इतना सा याद रखो। 1856 में याद रखना आप, 56 इंच का सीना, किसका है 56 इंच का सीना, प्रताप नारायण मिश्र का। सीधे पूछा गया था पिछली बार तो यूजीसी नेट में, ये डायरेक्ट, ये प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था, 56 इंच का सीना 1856 में, और ये मैंने बहुत बार बताया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ के बारे में मात्र इतना सा याद रखना है आपको कि 1855 में जन्म हुआ है, मिर्जापुर से थे ये। अब जो इंसान मिर्जापुर का होगा तो पत्रिका भी वहाँ से निकालेगा। अतः कोई पूछे आपसे कि आनंद कादम्बनी कहाँ से निकलती थी, ये देखो, तो आनंद कादम्बनी निकलती थी मिर्जापुर से, मिर्जापुर से, मिर्जापुर से, ठीक है ना। और नागरी नीरद, 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, लेकिन आपसे पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ आनंद कादम्बनी। अगर आपने नागरी नीरद याद कर ली, हिंदी साहित्य के ऊपर आपका बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, एक योगदान रहेगा, एहसान रहेगा हिंदी साहित्य के ऊपर। पर आनंद कादम्बनी जरूर याद रखनी है आपको, ठीक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और अभी कुछ लोग हैं जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, वो मुझे आनंद कादम्बनी का प्रकाशन वर्ष भी बता देंगे। बताओ भाई, बताओ सीमा जी, बताओ बीना जी, बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा आनंद कादम्बनी का प्रकाशन वर्ष। बताओ रसिका जी, बताओ अंजू जी, बताओ, ठीक है ना। और पत्रिका को भी, और अब्र नाम से उन्होंने उर्दू में भी कुछ कविताएं लिखी हो, ठीक है ना। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का पहला नाम तो प्रेमगन हो ही गया, दूसरा होगा अब्र नाम से उर्दू में कविताएं कौन करते थे। ये 1000 लाख बार, 2 लाख बार पूछा गया है, और आगे ये पूछा जाएगा, तो याद रखना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का ही दूसरा नाम है अब्र। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक है, लगभग 1882 के आसपास इन्होंने संपादन किया था मिर्जापुर से। 1877 हम प्रकाशन मानते हैं हिंदी प्रदीप का, हिंदी प्रदीप का, ठीक है ना। अब हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसे आप। आनंद कादम्बनी 1882 के आसपास, हो सकता है 83-82 हो सकता है, कि 1882 का हो सकता है ब्राह्मण का संपादन हुआ हो, तो यही कुछ आपको मिलेगा समय, याद रखना। वैसे भी क्रम से पूछता है तो आप लगाए दोगे कविता जो उनका है ना, कौन सी पढ़ी थी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, भारतेंदु की कवि वचन सुधा, है ना। तो सबसे पहले तो कवि वचन सुधा ही आएगी 1868 में, उसके बाद आएगी क्रम में हिंदी प्रदीप, फिर आनंद कादम्बनी और ब्राह्मण वगैरह आएगी, याद रखना। तो 2-3 चीज़ें पढ़नी। भारतेंदु मंडल के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, मिर्जापुर में पैदा हुए थे, 1855 में पैदा हुए थे। मिर्जापुर में ही आनंद कादम्बनी निकाली, अब्र उपनाम से कविताएं करते थे। मैंने इनकी आपको बताई दी थी कि इनकी जो प्रेमगन वाली जो थी वो कौन सी थी, इनकी समस्या पूर्ति, चर्चा चले बेको चर्चा चलाइए, कि प्रेम की चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रेमगन से चर्चा चले बेको चर्चा चलाइए, इनकी हो जाएगी अपने क्या, समस्या पूर्व। अब कविताएं देखते हैं, कविताएं बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन जीर्ण जनपद हमने पहले पढ़ा नहीं, पढ़ा था। आनंद अरुणोदय पूछी गई है, हार्दिक वर्षा 10 बैंक महीना, अलौकिक लीला वर्षा बिंदु। इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है पर ठीक है यार, और हो जाएगी याद, जैसे आप 2-3 बार देखोगे ना इनको आसानी से याद हो जाएगी, क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग में जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ एक बार नज़र से देखना है इनको, बार 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 बार, ठीक है ना। बच्चों चीज़ें मैंने बताई है, उतना इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है। नीचे देखो एक बार कभी ये प्रश्न आया नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो, कि विदेश में एक बार क्या हुआ था, भारत के एक बार बहुत सम्मानीय आदमी दादा भाई नेरोजी गए थे, तो उनको क्या होगा, काला कह दिया था। तो उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी वहाँ पे, है ना, कि अचरज हो तो तुम सब गोरे बाजत कारे, इस वाली पंक्ति अगर कभी आ जाए कि अचरज हो, तो याद रखना कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद ने दादा भाई नेरोजी को काला कहे जाने पर ये पंक्तियाँ लिखी है। तो कभी प्रश्न आ जाए ना कि दादा भाई नेरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर शोभपूर्ण प्रतिक्रिया किसने व्यक्त की है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद।
ठीक है ना? ठीक है, तो बाकी अपन ने भी रचनाएँ पढ़ी ही नहीं। अब आप कहोगे कि प्रेमगन की मुख्य भाषा कौन-सी है? तो मैंने आपसे कहा ना, भारतेंदु काल के सभी कवियों की कविता की मुख्य भाषा सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रजभाषा ही है। खड़ी बोली उन्होंने बहुत गौण मात्रा में लिखी है, और लिखी भी तो इसलिए लिखी है कि ये क्या यार, खड़ी बोली में मज़ा नहीं आता। मतलब खड़ी बोली लिखी ही नहीं है, कुल मिला के बात ये है, आप यूँ मान के चलो। मतलब खड़ी बोली पसंद ही नहीं थी, तो इसलिए अपन इसकी भी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा अगले पेज पे देखो आप क्या बचा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कि कजली और लावणी श्रेणियों में भी सरस कविताएँ लिखी हैं। इन्होंने लिखी है बद्रीनारायण चौधरी की। ठीक है ना? छंदोबद्ध रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने लोक संगीत और कजली और क्या बोलते हैं उसको यार, लावणी श्रेणियों में भी सरस कविताएँ लिखी हैं। ये अपने पढ़ी हैं बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन भी पढ़ी है। ठीक है ना? तो चलो बहुत बढ़िया है यार। अब इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र पढ़ाऊँ या काफ़ी है आज इतना ही? छोटी-छोटी क्लास काफ़ी है वैसे भी यार, है ना? ऐसे छोटा-छोटा करके पढ़ा दूँगा पूरा का पूरा। आपके नगेंद्र की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। काफ़ी आता है नगेंद्र को लेकिन डाउट कि यार नगेंद्र पढ़ाओ, नगेंद्र पढ़ाओ। तो ये लो आपका नगेंद्र पे पढ़ना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे जो भी इसको देखेंगे, कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मैं सबका जवाब पर्सनली दूँगा, और टेलीग्राम वाले तो अभी बात कर ही लेंगे अपन। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। बाय, बाय।